मिस्ड अपॉर्चुनिटीज लाइफ हो या जियोपॉलिटिक्स रिग्रेट लेकर आती हैं। पता होना चाहिए कि सिचुएशन को अब टर्न कैसे करना है। साउथ अमेरिका के विषय में यह बात सटीक बैठती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने जरूरी ध्यान नहीं दिया साउथ अमेरिका के साथ रिलेशंस को और बेटर करने में। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के हब हैं यहां पर, इस वजह से हो सकती है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश कर रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम की जरूरत पड़ेगी, लिथियम ट्रायंगल है यहां पर, इस वजह से हो सकती है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं यूएस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में, लेकिन चाइना के इन देशों के साथ बेहतर संबंध होना, इनके पोर्ट्स का चाइनीज नेवी को एक्सेस मिलना हो सकती है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और कौन कौन सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी चल रही हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं यहां पर रिलेशंस, जानते हैं। आप में से जो लोग प्लान करें यूपीएससी प्रिपरेशन, यू कैन गो टू स्टडीआईक्यू वेबसाइट, तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का राइट मिक्स। अभी एक ऑफर चल रहा है, त्यागी फ्लैश आप यूज करेंगे कोड 9999 में, आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, वीडियो से जुड़े एमसीक्यूज वहां पर आते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। कभी कोई आपका सवाल हुआ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। शुरुआत करते हैं चाइना से। सन 2000 के बाद चाइना ने अपना रुख साउथ अमेरिका की तरफ किया। कारण क्या था? स्पेसिफिकली 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, यूएस का फोकस अब मिडिल ईस्ट की तरफ हो जाता है। तो ऐसे में चाइना इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। इन देशों को चाहिए डेवलपमेंटल फाइनेंस, चाइना ने कहा हम देंगे। यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, यानी कि नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड बनेगी। चाइना ने कहा हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे वहां पर, यहां से रॉ मटेरियल लेंगे, एनर्जी सिक्योर करेंगे। तो चाइना ने 3 स्ट्रेटजी यहां पर रखी। पहला, डिप्लोमेटिक। चाइना ने एक एक डिप्लोमेटिक मिशन में अलग अलग तरह के कंसल्टेंट्स, स्पेशलिस्ट को रखा, एनर्जी स्पेसिफिक, अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक, और टाइम टाइम पर अपडेट्स पूछे कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट इन दिस एरिया। इंडिया के कंपैरिजन में चाइना बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक पेनिट्रेशन इन साउथ अमेरिका। बल्कि इंडिया के लिए कहा जाता है कि कई सारे हमारे जो एम्बेसीज हैं वहां पर शॉर्ट स्टाफ है। देखिए, हकीकत से वास्ता होना चाहिए, तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं। सेकेंड है कल्चर। चाइना ने कन्फ्यूशियस सेंटर्स खोल दिए जगह जगह साउथ अमेरिका में, यानी कि चाइना के कल्चर को पहचानिए, उसकी फिलॉसफी को जानिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप जान लेते हैं दूसरे को तो रिश्ते में आगे बढ़ना ईज हो जाता है। सेम यहां पर वर्क कर रहा है। मिलिट्री, चाइना वहां पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है वेपन्स को, और वहां पर जो ऑफिसर्स रिक्रूट हो रहे हैं उनको कह रहा है कि आप हमारे यहां भेजिए ट्रेनिंग करने के लिए, हम ट्रेन करेंगे अपने ऑफिसर्स के साथ। अब मुझे बताइए, जब इनके ऑफिसर्स को वहां चाइना में ट्रेनिंग मिल रही है तो चाइना के वेपनरी, चाइना की टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा। जब यही ऑफिसर्स रैंक में आगे बढ़ेंगे और इनको चूज करना होगा कि कौन सी कंपनीज को, कौन से देश के वेपन्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो आपको लगता कि चाइना को मौका पहले मिलेगा। तो चाइना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यहां पर यूज कर रहा है। अब जरा कंपेयर करते हैं यूएस एंड चाइना, क्योंकि 2 मेजर कंटेस्टिंग पावर है यहां पर। डेवलपमेंटल फाइनेंस में चाइना बहुत ज्यादा मात्रा में लोन दे रहा है इन देशों को यूएस की तुलना में, और जो दूसरों की मदद करता है, भाई उनको जरूरत है इस टाइम लोन की, चाइना दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो बाजी है ये चाइना के फेवर में यहां से जा सकती है। लेकिन सेकंड, एफडीआई देखिए, अगर यूएस और चाइना की कंपनीज का कंपैरिजन करें, उनकी प्रेजेंस ऑन ग्राउंड इन लैटिन अमेरिका, तो यूएस की कंपनियां ज्यादा मौजूद हैं लैटिन अमेरिका में, तो यहां पर यूएस आगे हो गया। तो अभी तो गेम 1 बाय 1 चल रहा है। लेकिन अब जरा यहां पर देखिए, 2015 के बाद देखा गया कि कितने सारे लोन जो चाइना ने प्रॉमिस किए थे इन देशों को, वो डिसबर्स नहीं किए। तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए भी और यूएस के लिए भी कि उनकी जो डेवलपमेंटल नीड है लोन की, तो वो हम पूरा करें कुछ हद तक। अब ये जो एफडीआई वाला एरिया है जिसमें कि यूएस लीड कर रहा था, चाइना इसमें क्या कर रहा है, अब अपनी कंपनीज को कह रहा है कि उनकी कंपनीज को एक्वायर करो, वहां पर मर्जर करो, तो अपनी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस को बढ़ाओ। चाइना वहां पर 3 सेक्टर्स में फोकस कर रहा है अभी, मेन एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और स्पेस सेक्टर। अब जरा कोविड के टाइम की बात करते हैं। देखिए, कंपैरिजन देखिए, यह है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड वैक्सीन और यह है एक्सपोर्ट। तो देखिए, यूएस का एक्सपोर्ट ये रहा, यूएस ने इतनी कोविड वैक्सीन एक्सपोर्ट करी और ये है जो चाइना ने एक्सपोर्ट करी। तो आपको नहीं लगता कि चाइना उनकी ज्यादा मदद कर पाया ड्यूरिंग कोविड? चाइना ने उनको मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी दिए, लोन दिया जिससे कि वो इस कोविड के दौरान रिकवर हो सके, और वैक्सीन भी दी। तो यानी कि एमएलवी स्ट्रेटजी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, इससे चाइना के फेवर में गेम आ रहा है लैटिन अमेरिका का। यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन कहते हैं कि चाइना इज अ पेसिंग थ्रेट। चाइना बढ़ता जा रहा है और ये थ्रेट है सबके लिए। उनसे पूछा जाए क्यों भाई, चाइना तो अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट वहां पर कर रहा है। तो मिस्टर बाइडेन का कहना है कि देखिए, ये जियोपॉलिटिकल गेम कर रहा है,
यानी कि केवल ये ट्रेड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल वो देते हैं, जिस भी देश के साथ चाइना वहां पर संबंध बनाता है, चाइना पहली कंडीशन रखता है कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करोगे। वो देश कहता है हाँ अभी तक तो रिकॉग्नाइज करते हैं। चाइना कहता है अगर करते हो तो मैं अपना लोन, मैं अपना साजो सामान लेकर वापस जा रहा हूं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आपकी जरूरत तो हमें है जरूरत, तो वन चाइना पॉलिसी को अपनाओ, यानी कि ताइवान को आइसोलेट करो, ताइवान को मत मानो। तो अब वो देश अपने फायदे के लिए चाइना की बात को मान रहे हैं। तो यानी कि जियोपॉलिटिकल गेम में चाइना फेवर में अपनी गेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। सेकंड, ऑथोरिटेरियन रेजिम्स को चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना कह रहा है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मॉडल है ना, लोगों के अधिकार अधिकार अधिकार, इससे कुछ नहीं होता। हमें ध्यान रखना होगा कि देश के लिए क्या जरूरी है, और उसके लिए अगर सख्त फैसले लेने पड़े और सारी पावर अगर सरकार के पास सेंट्रलाइज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऑथोरिटेरियन रेजिम होते हैं वो चाइना को मॉडल मानकर चल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। तो ऐसे में वो जो लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल है, लोगों के अधिकारों की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे दब जाएंगी। तो इस वजह से यूएस कह रहा है कि हम सबको साथ आना होगा और यहां साउथ अमेरिका में भी चाइना को काउंटर करना होगा। अब यूएसए की जरा हिस्ट्री देख लेते हैं साउथ अमेरिका के साथ। लगाव तो बड़ा दिख रहा है साउथ अमेरिका के साथ। देखिए 1800 से पहले कुछ लिमिटेड एक्सपोजर या लिमिटेड रिलेशन थे यूएसए के, क्योंकि यूएसए उस टाइम पर तो इवॉल्व हो रहा था, बन रहा था। और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देखा गया कि यूएसए मानकर चल रहा था कि ये अपने इन्फ्लुएंस वाला ही एरिया है। अब इसमें एक जो की पॉलिसी है जो आपको ध्यान रखनी है वो है मुनरो डॉक्ट्रिन। 1823 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस दौरान यूएस ने कहा था कि देखिए ये जो आपका साउथ अमेरिका है ना, ये हमारा बैकयार्ड है। और यूरोपियन पावर्स को कहा कि भाई आपने यहाँ पर कॉलोनीज बनाई, ठीक है। और इसी वजह से आप अगर सर्च करेंगे तो साउथ अमेरिका में जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो आपको टॉप पर मिलेगी स्पेनिश। क्यों? क्योंकि स्पेनिश एम्पायर की कॉलोनीज थी साउथ अमेरिका में। और सेकंड पर आपको मिलेगी पोर्चुगीज, क्योंकि पोर्चुगल एम्पायर की यहां पर कॉलोनीज थी। लेकिन जब ये कॉलोनीज जा रही थी इस दौरान, मतलब इंडिपेंडेंस हो रही थी, तो उसके बाद यूएस ने इन यूरोपियन पावर्स को कहा कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि साउथ अमेरिका हमारा बैकयार्ड है, यहां पर आप अब अपना कंटेस्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर अपना सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो यह माना जाएगा कि वो यूएस की सुरक्षा के लिए खतरा है और हमें कुछ काउंटर एक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस मुंडो डॉक्ट्रिन का फायदा कुछ ना कुछ ये न्यूली इंडिपेंडेंट साउथ अमेरिकन नेशंस को भी मिल रहा था। यूएस ने गुड नेबरहुड पॉलिसी अपनाई। मतलब क्या है? देखिए हर साउथ अमेरिकन नेशन में यूएस जैसी डेमोक्रेसी तो थी नहीं, राइट। ऑथोरिटेरियन रूल है, कई जगह कम्युनिस्ट आइडिया से इंस्पिरेशन है। तो यूएस ने कहा कि भाई आपका रूल किसी भी तरीका का हो, लेकिन हम आपके साथ फ्रेंडली ट्रेड रिलेशन रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा है। तो गुड नेबरहुड पॉलिसी चल रही थी। 2001 के बाद मैंने आपको जैसा भी बताया कि यूएस का फोकस मिडिल ईस्ट पर हो गया, स्पेशली आफ्टर दिस अटैक। तो चाइना ने कहा कि यार ये तो हमारे लिए मौका है, तो चाइना इस पर आगे बढ़ गया। तो चाइना ने इकोनॉमिक एंगेजमेंट किया कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स पे। वहां से हम रॉ मटेरियल्स को लेंगे, एनर्जी सप्लाईज को लेंगे और वहां पर हम गुड्स को प्रोवाइड करेंगे, और धीरे धीरे फिर मिलिट्री एंगेजमेंट भी करेंगे। तो मैनी लैटिन अमेरिकन नेशंस जो पहले यूएस को फर्स्ट ऑप्शन मानते थे, अब यूएस को वन ऑफ द ऑप्शन मानने लगे। पहले तो प्राइमरी यूएस था, लेकिन अब चाइना जो है प्राइमरी बनता जा रहा है। अब जरा जो यूएस के फेवर में एक एंगल है, जरा उसको देख लीजिए। लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप्स इन द यूएस। यूएस में साउथ अमेरिकन नेशन से बड़ी मात्रा में लोग इमिग्रेट होकर रह रहे हैं। यूएस को हम लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहते हैं ना, दुनिया के अलग अलग जगह से लोग वहां पर आते हैं, रहते हैं। अब जरा देखिए मैक्सिको, कितने ज्यादा लोग मैक्सिको के हैं, फिर अलग अलग देशों के हैं, राइट। तो मुद्दे की बात यह, देखिए इक्वाडोर, पेरू, राइट। मुद्दे की बात यह है कि यूएस में यह स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंगल है। मतलब क्या हुआ भाई, जब साउथ अमेरिकन नेशंस के बड़ी मात्रा में लोग यूएस में आकर रहने लग गए, तो ऐसे में उनके अपने देशों के साथ तो संबंध होंगे, राइट। तो ऐसे में यूएस के लिए एक ये प्लस पॉइंट है, राइट। तो यूएस क्या करेगा? यूएस वहां पर अपने देश में उनके अधिकारों की बात करेगा, और ऐसा करने के बाद फिर अलाइन करेगा स्ट्रेटजी अपनी टू हैव बेटर रिलेशंस विद दीज साउथ अमेरिकन नेशंस। कहेगा भाई तुम्हारे यहाँ के इतने ज़्यादा लोग क्या चाइना में रहते हैं? वो कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा चाइनीज़ रहते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे लोगों को हम यहाँ पर रखते भी हैं, और यहाँ पर ये बिल्कुल नागरिक हैं, सारे अधिकार हैं। तो ऐसे में ये डायस्पोरा वाला एंगल जो होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने में, राइट। तो इसका फिर इकोनॉमिक फायदा भी होगा और कल्चरल फायदा भी होगा। अब चाइना की हिस्ट्री देखते हैं लैटिन अमेरिका के साथ। देखिए 16th सेंचुरी में पोर्सिलीन, सिल्क और स्पाइसेस, PSS, आप ये याद रख सकते हैं, मकाओ से लेकर और यहां पर मैक्सिको तक जाते थे। तो इस एरिया में बेसिकली इन तीन चीजों का व्यापार होता था। तो यानी कि चाइना की प्रेजेंस तो थी। तो एक तो था व्यापार वाला एंगल,
तो आप ऐसा रख सकते हैं यार M2M, ठीक है, मैक्सिको, और मैक्सिको के थ्रू फिर ये यहाँ पर साउथ अमेरिका में चला जाता था नीचे की साइड। 1840 में हमने देखा कि कई सारे मात्रा में जो चाइनीज थे उनको क्यूबा और अदर नेशंस में प्लांटेशंस में रखा जाता था, सिल्वर माइनिंग्स में रखा जाता था एज इंडेंजर्ड लेबर, यानी कि बॉन्डेड लेबर की तरह। तो यानी कि चाइनीज की प्रेजेंस वहां पर है। मैं आपको बता दूं क्यूबा में तो करीब 5% जो है चाइनीज एथनिसिटी के लोग हैं। 1972 में एक इंपॉर्टेंट विजिट हुई, प्रेसिडेंट निक्सन आपको दिख रहे हैं, और यहां पर वो चाइना में गए, और इसके बाद देखा गया कि इससे पहले इतने ज़्यादा जो साउथ अमेरिकन नेशंस हैं वो एंगेज नहीं करते थे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना में जो कम्युनिस्ट नेशन आया, और कम्युनिस्ट नेशन वो बना, माओ ज़ेडुंग की सरकार आई, उस पर कंटेस्टेशन था कि नहीं ये सरकार सही नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया तो उसके बाद दुनिया के कई सारे देशों ने चाइना में इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सही करार देना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि संबंध जो है बेहतर होने लग गए। तो एक बात आपको समझ में आई कि यूएस खुद इस विजिट से चाइना के स्टेटस को इंप्रूव कर रहा है, और इसका फायदा चाइना केवल यूएस में नहीं अलग अलग नेशंस में ले रहा है। आफ्टर चाइनाज एंट्री इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिर और ज्यादा बेहतर हो गया। अब देशों को लगने लगा, जो साउथ अमेरिकन नेशंस को, कि भाई ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यानी कि WTO के जो सभी रूल्स हैं वो चाइना पर भी लागू होंगे। तो अगर इनके साथ व्यापार करेंगे तो वो सिक्योर रहेगा। अगर हमें लगा कोई डिस्प्यूट है तो हम जो WTO है उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वहां से हो जाएगा। तो इसमें भी चाइना को एक बूस्ट मिला। कंट्रीज लाइक ब्राजील, क्यूबा, पेरू, पेरुगवे, वेनेजुएला, इन्होंने चाइनीज डायस्पोरा यहां पर बड़ी मात्रा में है। तो चाइना इस डायस्पोरा का इस्तेमाल कर रहा है अपने रिलेशंस को यहां पर बेहतर करने के लिए। और मैंने आपको बताया, देखिए क्यूबा, चाइना का अच्छा खासा वहां पर, पेरू, क्यूबा, यहां पर अच्छा खासा डायस्पोरा है। चाइना सरपासिंग यूएस इन लैटिन अमेरिका। बीजिंग सर्टेनली टुक एडवांटेज, यानी कि जॉर्ज W. बुश और बैरक ओबामा के दौरान हमने देखा कि इतना फोकस साउथ अमेरिका पर नहीं रहा। ये बात कर रहा हूं उसी 2001 के बाद की। तो ऐसे में चाइना ने इसका फायदा लिया, और देखिए चाइना ने क्या करा, नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस किया, एनर्जी पर फोकस किया, और फूड सिक्योरिटी पर फोकस किया। अब चाइना इस रीजन का की प्लेयर बन गया है, और उसके जो इंटरेस्ट हैं और जो उसकी अलाइनमेंट है वो ज़्यादा डीप होती जा रही है। तो ये एक मेजर कंसर्न बन गया है यूएस के लिए। एक तरीके से जिसको अपना बैकयार्ड बता रहा था वहां पर ये जीतता जा रहा है। वॉशिंगटन कंसेंसस, एक आइडिया जो मिस्टर विलियमसन ने दिया था, और कहा था कि दुनिया के देशों से कि भाई आपको पॉवर्टी हटानी है। उन्होंने कहा जी हाँ हटानी है। तो ऐसा करिए कि फ्री मार्केट रखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को रिकॉग्नाइज करिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बेयर मिनिमम कर दीजिए, मार्केट को फ्रीली वर्क करने दीजिए, और कनेक्ट कीजिए वर्ल्ड के अलग अलग देशों से। कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन का पुश होना चाहिए। तो ऐसे में इसको बैक किया वाशिंगटन डीसी का, कि वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर किसके हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक के। तो कई देशों ने इसको अपनाया, लेकिन क्या सभी को इसका फायदा हुआ? नहीं हुआ। जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने कहा भाई हमने तो पूरी तरह अपनाया नहीं, जितना अपनाया तो हमारे यहां से और ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो गए रिसोर्सेज। तो क्या चीज मिसिंग थी वॉशिंगटन कंसेंसस में जो वर्क नहीं करी साउथ अमेरिकन नेशंस के साथ? वो था ये वाला पॉइंट। इनका कहना था कि भाई हमारे जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको जरूरत होती है स्टेट लेड मॉडल की, यानी कि सरकारों का मेन रोल होता है। वॉशिंगटन कंसेंसस में आप कह रहे हो कि सरकारें बैकफुट पे हो जाएं, लेकिन हमारे यहां सरकारें जब फ्रंट फुट पे आएंगी तभी तो स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा, रेगुलेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का। अगर नहीं हुआ तो हमारे यहाँ स्किल डेवलप हुआ नहीं। बाहर की कंपनियां आ रही हैं, वहां पर अपने एस्टेब्लिशमेंट कर रही हैं और वही एक्सट्रैक्ट करके ले जा रही हैं, तो हमारे लोगों को नौकरियां कहां मिलेंगी? जब हमारी फोकस हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगी, अलग से एक्सपेंडिचर करेगी और इन इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेट करेगी, तभी हम एट पार हो पाएंगे। तो चाइना का जो मॉडल है उनको बड़ा सही लगा कि चाइना में तो स्टेट का कंट्रोल है लेकिन तब भी प्रोस्पेरिटी है। तो चाइना का मॉडल एक तरीके से वॉशिंगटन कंसेंसस को पूरी तरह नहीं मानता और एक तरीके से समृद्धि का उदाहरण बन पाया। तो चाइना ने इसका फायदा उठाया। अब डोनाल्ड ट्रंप जी के दौरान कुछ विशेष बैकफुट पे चले गए साउथ अमेरिका के साथ संबंध। कारण एक तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उससे डोनाल्ड ट्रंप पीछे आ गए। दूसरा नाफ्टा, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, उसको लेकर भी रीनेगोशिएशन चलती रही लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। तो उस दौरान देखा गया कि साउथ अमेरिकन नेशंस ने कहा भाई इनके साथ व्यापार को बूस्ट हम नहीं कर पा रहे, चाइना जरा आप आ जाओ, आपके साथ और बेटर हम कर लेते हैं। चाइना फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। अब मतलब क्या है? चाइना कह रहा हम इन्वेस्टमेंट में भी आपके साथ अच्छी टर्म्स रखेंगे, गुड्स में भी रखेंगे, सर्विसेज में भी रखेंगे। मतलब क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि आप अपने सामानों को हमारे यहाँ बेचेंगे, हम उस पर टैरिफ बेयर मिनिमम रखेंगे, आप भी ऐसा ही कर देना। तो ऐसे में म्यूचुअल ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन हम सबको पता है इसका ज़्यादा फायदा किसको होगा? चाइना को होगा, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो स्कोप है वो ज़्यादा है।
राइट, वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन इससे फिर भी इनको होप लगती है क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इनके यहाँ से भी तो जाएगा ना, क्योंकि दे हैव रॉ मटेरियल्स, राइट। चाइना इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल वाली। तो चाइना ने कहा कि देखो अगर हम सिंगल हैंडेडली चलेंगे इनके साथ तो हो सकता है इनमें से कई सारे देश जो हैं हमारे हिसाब से पॉलिसीज ना बनाएं, उनको हम पर विश्वास ना हो। ये यूएस ने प्रोपेगेंडा अलग से फैला रखा है चाइना के खिलाफ, तो ऐसा करते हैं इनकी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा इनके साथ जो एंगेजमेंट है वो एक्चुअली नॉन कन्फ्रंटेशनल लगे, ऐसा न लगे कि हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, ऐसा न लगे कि हम इनको डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा रहे हैं। इट शुड बी कोऑपरेटिव। तो चाइना इस मल्टी लेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रीजन्स की, यानी कि उनके ही देशों के समूह जिसमें चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अब जरा साउथ अमेरिका के इन देशों में अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे इक्वाडोर है, वहां पर माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में चाइना आगे बढ़ रहा है। वहां की लोकल पॉपुलेशन ने चाइना का विरोध करा है। उनका कहना है कि चाइना अपने प्रॉफिट के लिए कई सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स को साइडलाइन कर रहा है, जिससे लोकल पॉपुलेशन परेशान है। पेरू के केस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, माइनिंग और कॉपर पेरू में अच्छा खासा है, तो यहां पर चाइना कर रहा है। चिली के साथ आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉपर में कर रहा है। अर्जेंटीना के साथ स्पेस शेयरिंग कर रहा है। ब्राजील के साथ कन्फ्यूशियस सेंटर सबसे ज़्यादा यहीं खोले हैं एक तो, और एनर्जी सेक्टर में कर रहा है। वेनेजुएला के साथ आर्म्स, आप सबको पता होगा वेनेजुएला क्राइसिस में था, तो वहाँ की जो सरकार है, मिस्टर मदुरो थे, तो उनको हथियारों की जरूरत थी, प्लस $500 मिलियन का सपोर्ट चाहिए था, तो चाइना ने दोनों उनको दिए। प्लस एनर्जी सेक्टर में कर रहा है क्योंकि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल चाइना उसका यूज़ कर रहा है। अब चाइना का डिजायर है कि इसको ना साउथ साउथ कोऑपरेशन वाला एंगल दिया जाए। इसका मतलब क्या है? चाइना कहता है कि देखो स्फेयर जो है, अब आप ये मानिए कि जो अर्थ है इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ देखिए, नॉर्थ की तरफ देशों में समृद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन साउथ की तरफ देश देखेंगे आप, जैसे एशियन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, साउथ अमेरिकन नेशंस, क्या कॉमन है? गरीबी, डेवलपिंग नेशन। तो चाइना कहता है कि देखो हम सब एक हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन, हम एशिया हैं, आप साउथ अमेरिका हैं, हम सब डेवलपिंग है, राइट। तो ऐसे में अगर हम सब मिल जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हमारी एक आवाज होगी और हम अपने अनुसार बदलाव करा पाएंगे। तो इन दोषों ने कहा यार ये तो बड़ी सही बात है। एक्चुअली इंडिया भी साउथ साउथ कोऑपरेशन में एक लीडर की तरह बनना चाह रहा है, लेकिन चाइना इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। नाउ चाइना आइसोलेट करना चाह रहा है ताइवान को, अभी आपको बताया था, जैसे वो कहता है कि ताइवान की सॉवरेनिटी आपको नहीं मानना है, तभी जाकर आपको मेरे से फायदा मिलेगा। अब ये जरा इस एरिया के कुछ नेशंस को देख लीजिए। बरबुडा यस कहता है कि देखिए हम नहीं मानते ताइवान को, प्लस वो BRI का एक पार्ट है। तो कहने का मतलब है दो चीज़ें चाइना ने कही हुई हैं, एक तो आप नहीं रिकॉग्नाइज करो ताइवान को, और दूसरा BRI का पार्ट बनो। तो देखिए यहाँ पर जैसे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील इंडिया का अच्छा पार्टनर है, लेकिन वो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन वो BRI का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली इस टेबल में बताया गया है कि इन नेशंस का रुझान क्या है टुवर्ड्स दिस ऑफर। यहाँ पर इवान एलिस कहते हैं कि देखिए चाइना जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक ही नहीं है, चाइना इन एंटी डेमोक्रेट रेजिम्स को सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि मेजर आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन फ्यूचर में हो सकता है। जैसे कि वेनेजुएला में, वहां पर ऑथोरिटेरियन रेजिम है, उसको चाइना ने सपोर्ट किया इन वेपन्स एंड इन मनी, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट। साथ में क्यूबा के साथ वो स्ट्रेंथन कर रहा है अपने मिलिट्री टाइज। अगर क्यूबा के साथ मिलिट्री टाइज स्ट्रेंथन कर रहा है तो पैसिफिक ओशन की इस रिज पर आपको नहीं लगता इस चाइना जो है एक मेजर से ले सकता है? बीजिंग हैज इन्वेस्टेड अराउंड 4.5 बिलियन इन लिथियम प्रोडक्शन। अब देखिए ये है लिथियम के लिए जो ट्रायंगल हम कहते हैं, आपको दिख रहा होगा, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ध्यान रखिएगा ABC, ये तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्रिक ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। तो चाइना यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। सो हाउ कैन चाइनाज रिलेशन विद साउथ अमेरिका बी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया एंड US? सबसे पहली बात अभी हमने बताया था जो आपको सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक कंसर्न के हिसाब से। दूसरी बात, अगर यहां पर चाइना इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, इनकी सरकारों के साथ इतने बेहतर संबंध हो गए, मार्केट चाइना ने कैप्चर कर ली, तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? आगे हम जब एंगेज करेंगे तो चाइना हमारे रिलेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये LNG के प्लांट्स हैं यहां पर, तो ऐसे में इन LNG प्लांट्स पर चाइना इज हैविंग मेजर से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना कैन एक्चुअली पुट देम इनटू डेट ट्रैप, और अगर डेट ट्रैप में चले गए, यानी कि इतना उधार दे दिया कि वो वापस नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है चाइना उनकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करा देगा। सिक्योरिटी थ्रेट है, राइट, अदर नेशंस के लिए चाइना का आगे आगे बढ़ना, क्योंकि चाइना इन सब एरियाज में स्ट्रॉन्ग फ्लीट रख रहा है नेवी की। तो वो क्यों रख रहा है? यानी कि चाइना सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है आगे। ऐसे में एडमिरल क्रेग एस फॉलर का कहना है कि देखिए US के पास पोजिशनल एडवांटेज है,
लेकिन हमने उसका इतना फायदा नहीं लिया, तो अब हमें टर्न करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा और साउथ अमेरिका में यूएस की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब यूएस कांग्रेस ने इस विषय में कुछ किया भी है, ये बात ही कर रहे हैं। देखिए अभी 2 कानून आए हैं, न्यू अपडेट है। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स इनोवेशन एंड कंपटीशन एक्ट, यानी कि यूएस कह रहा है कि भाई ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है आरएनडी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो यूएस कांग्रेस ने कहा है कि ठीक है हम उनको फंड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, तो यानी कि इससे यूएस के फेवर में आ सकते हैं वो नेशंस। दूसरा कंपीट एक्ट दिस 2022 अभी का है, तो कहने का मतलब है अब और ज्यादा उनको एड दे पाएंगे इन देशों को यूएस की तरफ से, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन बढ़ने वाला है। अब जरा आपके लिए क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग टाइम लैटिन अमेरिका रिमेन्ड ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रडार, यानी कि एक फोकस नहीं रहा साउथ अमेरिका पर इतना, तो ऐसे में रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस बिफोर इट टर्न इनटू अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान चाहिए हमें, सेक्टर स्पेसिफिक, नहीं तो एक मिस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो मिस अपॉर्चुनिटी से लेक्चर की शुरुआत हुई थी, इसी से हो रहा है अंत। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।